बहुत समय पहले मुल्क रूम पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत रहम दिल और इंसाफ पसंद था। उसका बेटा अली भी अपने बाप की तरह बहादुर और दिलेर था। बादशाह को शिकार का बहुत शौक था और वो अक्सर जंगल में शिकार खेलने जाया करता था। एक दिन गर्मियों का सख्त दिन था और बादशाह का दिल शिकार पर जाने को चाहा। हुक्म होते ही सारे इंतजाम हो गए और बादशाह शिकार के लिए रवाना हो गया। पूरा दिन वो शिकार में मशगूल रहा। कई शेर, चीते और 12 सिंघे शिकार किए। शाम हुई तो सब वापसी की तैयारियां करने लगे। अभी आधा सफर भी तय नहीं हुआ था कि रास्ते में बादशाह की नजर एक बेहद खूबसूरत हिरन पर पड़ी। बादशाह ने तीर निकाला, कमान में चढ़ाया और निशाना लेकर छोड़ दिया। तीर कमान से निकला ही था कि हिरन छलांगे लगाता भाग निकला। निशाना चूक गया तो बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने घोड़े को एड़ लगाई और हिरन के पीछे दौड़ पड़ा। पहरेदार और वजीर भी बादशाह के पीछे लपके, मगर बादशाह का घोड़ा इतना तेज था कि वो सबकी नजरों से ओझल हो गया। बादशाह ने कई बार तीर चलाए, मगर एक भी न लगा और हिरन झाड़ियों में गायब हो गया। रात का अंधेरा छाने लगा था। हिरन के बच निकलने पर बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्या करता। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसने वापस लौटना ही मुनासिब समझा। बादशाह ने घोड़े की बाग मोड़ी और एड़ लगाने ही वाला था कि रात की खामोशी को चीरती हुई उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। वो चीख उठी। आवाज किसी औरत की थी। इस वीरान और सुनसान जंगल में औरत कहां से आ गई? पहले तो बादशाह ये सोचकर घबरा गया कि कोई भूतनी या चुड़ैल तो नहीं, मगर फिर ख्याल आया कि शायद कोई मजबूर औरत हो। रोने की आवाज करीब ही से आ रही थी। बादशाह घोड़े से उतरा, लगाम थामी और उस तरफ चल पड़ा। दरख्तों के झुंड के पास एक पुराना कुआं था और उसकी मेड़ पर एक बेहद खूबसूरत औरत बैठी रो रही थी। उसका रंग दूध सा सफेद, बाल सुनहरे और कपड़े फटे पुराने थे। बादशाह करीब जाकर नरमी से बोला, ऐ खातून, तुम कौन हो और इस कुएं पर बैठकर क्यों रो रही हो? मैं इस मुल्क का बादशाह हूं। बताओ, किसने तुम पर जुल्म किया है? औरत आंसू पोंछती हुई बोली, ऐ बादशाह, मैं पड़ोसी मुल्क की रहने वाली हूं। मेरे बाप के मरने के बाद मेरे चचा ने सारी जायदाद हड़प ली और मुझे इस जंगल में दरिंदों का लुकमा बनने के लिए छोड़ दिया। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। बादशाह को उस पर बहुत रहम आया और उसने फैसला कर लिया कि उसे अपनी मलिका बना लेगा। उसकी पहली मलिका तो कई साल पहले इंतकाल कर चुकी थी। बादशाह ने उसे घोड़े पर बिठाया और वापसी के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर ही गया था कि वजीर और पहरेदार मिल गए। बादशाह उनके साथ महल लौट आया। जो औरत बादशाह के साथ आई थी, उसका नाम यास्मीन था। अगले दिन बादशाह ने यास्मीन से निकाह कर लिया और वो मलिका यास्मीन बन गई। घर घर खुशियां मनाई गईं। अमीर गरीब सब जश्न मना रहे थे। कई दिनों तक शादी की खुशी में जश्न होते रहे। शहजादा अली भी बहुत खुश था और वक्त यूं ही गुजरता रहा। नई मलिका के आने के कुछ दिन बाद बादशाह बीमार पड़ गया और दिन ब दिन कमजोर होता चला गया। शहजादा अली, वजीर और तमाम दरबारी बहुत परेशान हो गए। मुल्क के बड़े बड़े हकीमों ने इलाज किया, मगर कोई फायदा न हुआ। यहां तक कि बादशाह बिस्तर से लग गया, खाना पीना भी छोड़ दिया। शहजादा अली बावला हो उठा कि अब क्या करे। दूर दूर के मुल्कों से हकीम बुलाए गए, मगर बीमारी का पता तो दूर, मर्ज का नाम भी किसी को न चला। बादशाह का रंग पीला पड़ गया और आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए। शहजादा अली ने फैसला किया कि शहर के सबसे बड़े ज्योतिषी के पास जाना चाहिए ताकि बात का पता चले। वो ज्योतिषी शहर से बाहर एक पहाड़ी गुफा में रहता था। शहजादा अली उसके पास पहुंचा तो ज्योतिषी ने हिसाब लगाकर कहा, ऐ शहजादे, बादशाह की बीमारी की वजह मलिका है। शहजादा हैरान होकर उछला, ये कैसे हो सकता है? ज्योतिषी बाबा, मैं आपकी बात नहीं समझा। ज्योतिषी बोला, ए काबिले इज्जत शहजादे,
मेरा इल्म कहता है कि मलिका कोई इंसान नहीं बल्कि बेहद खतरनाक और जहरीली नागिन है। जब कोई सांप 500 साल का हो जाता है और उन 500 सालों में किसी इंसान की नज़र उस पर न पड़े तो उसे ये ताकत मिल जाती है कि वो जब चाहे किसी भी इंसान या जानवर का रूप धारण कर सकता है। मलिका भी ऐसी ही नागिन है जिसे ये ताकत हासिल हो चुकी है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपना सारा जहर बादशाह के जिस्म में दाखिल कर रही है। शहजादा अली परेशान होकर बोला, ज्योतिषी बाबा, एक बात समझ नहीं आती कि अगर आपकी बात दुरुस्त है तो इस नागिन की बादशाह से क्या दुश्मनी है कि वो उन्हें मार डालना चाहती है। ज्योतिषी ने दोबारा हिसाब लगाया और बोला, शहजादे हुजूर, 10 साल पहले बादशाह ने जंगल में एक सांप को कत्ल किया था। वो काला सांप इस नागिन का भाई था और अब वो बदला ले रही है। अगर वो चाहे तो एक ही बार डसकर बादशाह का काम तमाम कर सकती है, मगर वो आहिस्ता जहर दे रही है ताकि बादशाह तड़प तड़प कर मरे। ये सुनकर शहजादा गुस्से से आग बगूला हो गया। फौरन तलवार निकाली और हवा में घुमाकर बोला, मैं इस नागिन को अभी जाकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ज्योतिषी ने रोका, नहीं शहजादे हुजूर, ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि वो बहुत चालाक नागिन है। अगर आपका वार खाली गया तो वो आपको हरगिज नहीं छोड़ेगी और डस लेगी। आप उसे सिर्फ तभी मार सकते हैं जब वो नागिन के रूप में हो। आपका तीर सीधा उसके फन में लगना चाहिए और याद रखिए, अगर तीर निशाने पर ना लगा तो आप उसके गजब से नहीं बच सकेंगे, वो आपको डसकर मार डालेगी। शहजादे ने पूछा, मगर बाबा, मैं उस नागिन को नागिन के रूप में आने पर कैसे मजबूर कर सकता हूं? ज्योतिषी मुस्कुराया, इसका हल भी मेरे पास है। मैं तुम्हें एक ऐसी दवा की पुड़िया देता हूं, तुम आज रात खाने के वक्त इस पुड़िया को पानी में मिलाकर मलिका को दे देना। बादशाह के ख्वाबगाह में मौजूद पानी की सुराही खाली कर देना और ख्वाबगाह को बाहर से ताला लगा देना। इस दवा से आधी रात के करीब मलिका को शदीद प्यास लगेगी और फिर जो होगा तुम अपनी आंखों से देख लोगे। मगर याद रखना, ये काम बहुत होशियारी से करना होगा। मलिका को जरा भर भी शक नहीं होना चाहिए। शहजादे ने दवा की पुड़िया ले ली और बोला, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। ये कहकर शहजादा महल वापस आ गया। रात हुई और खाने का वक्त आया तो शहजादे ने बड़ी चालाकी से दवा मलिका के पानी में मिला दी। मलिका को कुछ पता न चला और उसने पानी पी लिया। थोड़ी देर बाद शहजादा उठ खड़ा हुआ। मलिका ने हैरानी से पूछा, क्या बात है शहजादे, आज तुमने बहुत कम खाना खाया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ, बस आज भूख कम थी, आप इत्मीनान से खाएं। शहजादा बोला और बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही वो बादशाह के ख्वाबगाह की तरफ भागा और सुराही का पानी खाली कर दिया। ये काम करके शहजादा ख्वाबगाह के सामने वाले कमरे में जाकर छिप गया। थोड़ी देर बाद बादशाह और मलिका ख्वाबगाह में चले गए। शहजादे ने बाहर से ताला लगा दिया और खुद तीर कमान लेकर रोशनदान में जा बैठा। बादशाह और मलिका बिस्तर पर लेटे सो रहे थे। जब आधी रात हुई तो मलिका अचानक उठी। उसे बहुत जोर की प्यास लगी। वो उठी और सुराही से पानी लेना चाहा, मगर सुराही खाली थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, बाहर निकलना चाहा, मगर दरवाजा बंद था। शहजादा अली रोशनदान के करीब बैठा ये सब मंजर देख रहा था। दवा के असर से मलिका को इतनी शदीद प्यास लगी कि मुंह सूख गया, जैसे हलक में कांटों का जंगल उगाया हो। वो परेशान हुई कि पानी कहां से लाए। ख्वाबगाह से एक गंदी नाली बाहर जा रही थी जो गंदा पानी निकालने के लिए बनी थी। मलिका ने फैसला किया कि नागिन बनकर उस नाली से बाहर निकलकर पानी पी ले। वो दबे पांव बादशाह के करीब आई। बादशाह तो गहरी नींद सो रहा था। जब मलिका को यकीन हो गया कि बादशाह बेखबर है तो उसने जमीन पर एक लोट लगाई और अगले ही लम्हे फर्श पर मलिका की जगह एक काले रंग की नागिन मौजूद थी। शहजादे ने यह मंजर देखा तो कांप उठा। ज्योतिषी ने ठीक कहा था। नागिन की काली खाल चमक रही थी। वो लहराती बल खाती नाली से बाहर निकल गई और शहजादे को तीर चलाने का मौका ही न मिला। शहजादा फौरन रोशनदान से उतरा और घूमकर बाग में पहुंच गया। उसे यकीन था कि नागिन मलिका बाग के तालाब में पानी पीने गई होगी। चांदनी रात थी और चांद की रोशनी में बाग खूबसूरत लग रहा था। शहजादे का अंदाजा बिल्कुल सही था। नागिन वाकई तालाब से पानी पी रही थी। पानी पीने के बाद उसने जोरदार फुंकार मारी। शहजादा ऐसी जगह छिपा था कि नागिन उसके फन का निशाना न ले सके। नागिन कुछ देर घास पर लहराती रही, फिर एक सिमत चल दी। उसका रुख ख्वाबगाह की तरफ न था, बल्कि वो महल से बाहर की तरफ जा रही थी।
शहजादा अली उसके पीछे पीछे चल पड़ा। महल से निकलकर वो उस रास्ते पर चली जो जंगल की तरफ जाता था। शहजादा बड़ी होशियारी से उसका पीछा कर रहा था। खुदा का शुक्र था कि चांदनी रात थी, वरना अंधेरे में नागिन कहां नजर आती। नागिन एक घने जंगल में पहुंची और वहां पहुंचकर जोरदार फूंकार मारी। उसकी फूंकार के जवाब में गुफा के अंदर से दूसरे सांप की फूंकार सुनाई दी। बड़ी हैरत की बात थी। कैसी फूंकार थी, जैसे कई देगें एक साथ चूल्हे पर सनसना रही हों। फूंकार के साथ झाड़ियों और सरकंडों के टूटने की आवाज आई और फिर एक बहुत बड़ा अजगर सांप गुफा से बाहर निकल आया, जो नागिन के सामने फंड फैलाकर खड़ा हो गया। नागिन मस्ती से झूम रही थी। अजगर सांप की आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और दो शाखी जबान बिजली की तरह लपलपा रही थी। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर सांप और नागिन एक दूसरे से लिपट गए और नाचने लगे। शहजादा अली एक दरख्त की शाख पर चढ़कर बैठ गया था। वो ये बेहद खौफनाक और हैरत अंगेज मंजर देख रहा था। तीर कमान उसके हाथ में था और वो मुनासिब मौके की तलाश में था। काफी देर सांप और नागिन एक दूसरे से लिपटे रहे, फिर कुछ देर बाद अलग हो गए। अजगर सांप गुफा में वापस चला गया और नागिन भी वापस मुड़ी। यही वो लम्हा था जिसका शहजादा अली को इंतजार था। नागिन का चपटा सिर बिल्कुल उसकी आंखों के सामने था। शहजादे ने खुदा का नाम लिया, तीर कमान में चढ़ाया, निशाना बांधा और तीर छोड़ दिया। हवा को चीरता सनसनाता तीर नागिन के फन के आर पार हो गया। नागिन का उठा हुआ फन झटके से पीछे गिरा। वो दर्द भरे अंदाज में फुंकारी और बल खाने लगी। बल खाते हुए उसने इंसानी रूप में आने की कोशिश की। अभी वो आधी इंसान बन चुकी थी कि जान निकल गई। नागिन की फुंकार सुनकर अजगर सांप गुस्से से फुंकारता हुआ गुफा से बाहर निकला। उसके मुंह से शोले निकल रहे थे जो आसपास की झाड़ियों को जलाकर राख कर देते थे। शहजादा अली उसी दौरान नया तीर चढ़ा चुका था। उसने सांप की सीधी आंख का निशाना लेकर तीर छोड़ दिया। तीर ऐन निशाने पर बैठा। सांप बुरी तरह बल खाता लिपटा। शहजादे ने दूसरा तीर भी निकाला और सीधा दूसरी आंख पर छोड़ दिया। अजगर सांप अंधा हो चुका था। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो दर्द से फन दरख्तों और पत्थरों पर मार रहा था। शहजादे ने तीसरा तीर चलाकर उसे मार डाला और दरख्त से नीचे उतर आया। आधी इंसान और आधी नागिन मलिका मरी पड़ी थी। शहजादे ने गुफा में जाकर देखा कि कहीं कोई और सांप तो नहीं, मगर वहां तो इंसानी ढांचों का ढेर लगा था और सांप उन्हें डसकर गोश्त नोच नोच कर खा चुका था। बाहर आकर शहजादे ने मरे सांप का सिर चीरकर मणि निकाल ली। सांप की मणि बड़े हीरे की तरह चमकदार होती है और उसमें यह खासियत होती है कि वो जहर चूस लेती है। अजगर सांप की मणि जेब में डालकर शहजादा मरी मलिका को गोद में उठाकर महल की तरफ चल पड़ा। जब वो महल पहुंचा तो रात खत्म होने को थी। पहरेदारों ने शहजादा अली को मलिका नागिन को उठाए देखा तो हैरान रह गए, और जब उन्होंने देखा कि मलिका का आधा जिस्म इंसान का और आधा नागिन का है तो चीख निकल गई। शहजादा अली बादशाह के ख्वाबगाह पहुंचा। बादशाह बेखबर पड़ा था। शहजादे ने उसे जगाया और सारी कहानी सुना दी। ये कहानी सुनकर दहशत से बादशाह एक बार कांप उठा। इस ख्याल से ही उस पर कपकपी तारी हो गई कि वो एक खतरनाक नागिन को मलिका बनाकर रखे हुए था और उसी नागिन से उसका निकाह था। यही उसकी बीमारी की वजह थी। नागिन का जहर ही था जिसने उसे बीमार किया और वो अपने भाई की मौत का बदला ले रही थी। बादशाह ने शहजादा अली को गले लगा लिया और बोला, बेटा, तुमने जान पर खेलकर इस नागिन को मार डाला और मुझे नई जिंदगी दी। शहजादे ने सिर झुकाकर कहा, अब्बा हुजूर, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छी औलाद की यही निशानी होती है कि वो माँ बाप की खिदमत करे। ये कहकर शहजादा अली ने जेब से अजगर सांप की मणि निकाली और बादशाह के मुंह से लगा दी। मणि ने नागिन का सारा जहर चूस लिया और बादशाह बिल्कुल ठीक हो गया। उसी लम्हे नागिन का जिस्म चढ़ चढ़ की आवाज के साथ जलने लगा और कुछ देर बाद वहां राख के सिवा कुछ न रहा। बादशाह ने शहजादा अली को तख्त पर बिठा दिया और खुद अल्लाह की याद में मशगूल हो गया।